हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग जो है क्लास 12th की बायोलॉजी, जिसमें हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। और पिछले लेक्चर में हम बताएं स्टूडेंट कि ये जो है यूनिट 6 जो बायोलॉजी की 12th की बायोलॉजी स्टार्ट हुई है, यूनिट 6 से स्टार्ट हुई है। यूनिट 6 जो है पूरा रिप्रोडक्शन का चैप्टर है। और रिप्रोडक्शन में जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हमने बताया कि इसमें सारे रिप्रोडक्शन है, अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये सब जो है जिसमें रिप्रोडक्शन की डीप स्टडी की गई है। लेकिन स्टूडेंट, हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में बेसिक होता है, रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले लेक्चर में स्टूडेंट हमने देखा कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने लाइफ स्पान के बारे में पढ़ा और ये जाना कि सिग्निफिकेंस ऑफ या सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के महत्व के बारे में जाना। और जो दो महान सेंटेंस थे, अच्छे सेंटेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, लाइफ स्पान वीएस लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में हम लाइफ स्पान आप देख रहे हैं एनसीईआरटी में दिया भी गया है कि लाइफ स्पान क्या है। तो हमने बताया कि किसी व्यक्ति की जितनी उसके बर्थ से लेके डेथ तक का जो लाइफ टाइम है, जितने मतलब जब जब वो बर्थ हुआ उसका और जब डेथ हुई तब तक, जैसे कोई व्यक्ति 106 ईयर्स जीवित रहा, कोई 86 ईयर जीवित रहा, तो वो जितने दिन तक जीवित रहा वही उसकी लाइफ स्पान कहलाती है। जबकि एक पॉपुलेशन एज जो होती है स्टूडेंट, एवरेज लाइफ होता है, वो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। आप लोग अच्छी तरह समझ गए। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिए गए हैं कि यू मे नोट दैट लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म और नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज, कि लाइफ स्पान कभी साइज पे कोरिलेट नहीं होता, साइज पे डिपेंड नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल में एनसीईआरटी ने लिखा है कि क्रो और पैरेट दोनों के जो साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, लेकिन उनके लाइफ स्पान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उसी प्रकार जैसे मैंगो ट्री और पीपल का पेड़ में। और फिर स्टूडेंट हमने बताया कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कभी उनकी डेथ नहीं दिखती, अर्थात जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो करते क्या हैं कि वो डिवाइड होके दो नए सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनकी डेथ देखने को हमको नहीं मिलती। ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। स्टूडेंट, इसके बाद जो है हमने आप लोगों को जो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ स्पान दिए गए, जैसे एलिफेंट का नहीं दिया गया था, तो हमने एलिफेंट को आप लोगों को बताया और रोज का एग्जैक्ट वैल्यू लिख दी हमने, जिसे आप लिख के एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। डॉग का, बटरफ्लाई का, क्रो का, बनाना ट्री का, काऊ का, पैरेट का दे रखा है एनसीईआरटी ने। जबकि कोकोडाइल का भी दे रखा है, हॉर्स का नहीं दे रखा है। फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर या फ्रूट फ्लाई इसको कहते हैं। आप जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, बायोलॉजी में यही होना चाहिए। बायोलॉजी में जैसे ही कैसे कोई भी वर्ड आपके सामने आए तो आपके दिमाग में उस वर्ड को लेके 4-5 पॉइंट अपने आप आ जाए। जैसे फ्रूट फ्लाई हमने देखा, तो फ्रूट फ्लाई आप लोग जानते ही हैं, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी स्टडी टीएच मॉर्गन ने किया था, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में टीएच मॉर्गन ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो आ जानी चाहिए, ऐसे आई इसलिए हमने बता दिया आप लोगों को। और उसके बाद राइस प्लांट जिसकी लाइफ टाइम 3 से 4। उसके बाद टोटोट्रॉइस का देखिए आप 100 से 150 ईयर्स होती है। और बनियान ट्री का 20 ईयर्स। तो स्टूडेंट जो है 200 ईयर। तो जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, जो नहीं दे रखा है, उसको हमने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। उसके बाद स्टूडेंट अब हम आते हैं एनसीईआरटी के अगले पॉइंट पर, अर्थात एनसीईआरटी के अगले लाइन पे, कि एनसीईआरटी के अगली लाइन में क्या एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है, एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है, हम उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं, तो लिखा है कि रिप्रोडक्शन डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि रिप्रोडक्शन एक जैविक क्रिया है।
रिप्रोडक्शन एक जैविक क्रिया है। रिप्रोडक्शन एक जैविक क्रिया है। रिप्रोडक्शन इज ए डिफाइंड a biological process in which an organism give rise to young ones offspring similar to itself। तो जो रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट वो एक जैविक क्रिया है और इन विच मतलब इसमें जीवित जीव अपने जैसी ऑफस्प्रिंग मतलब संतानें को उत्पन्न करती हैं। सभी जीवित जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करती हैं। किसके द्वारा? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक जैविक क्रिया है स्टूडेंट। हाँ, लेकिन रिप्रोडक्शन एक लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। रिप्रोडक्शन लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, क्योंकि स्टूडेंट कई लिविंग बीइंग ऐसे हैं जो कि वो लिविंग बीइंग तो हैं लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं करते। लेकिन हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, उपापचय की बात करें, तो उपापचय एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि सभी जीवित जीवों में उपचय और अपचय की क्रिया जरूर होती है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जरूर होता है। इसीलिए स्टूडेंट रिप्रोडक्शन लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि मेटाबॉलिज्म लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसलिए स्टूडेंट रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक जैविक क्रिया है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, जिसमें सभी जीवित जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करती हैं। फिर देखते हैं स्टूडेंट एनसीईआरटी क्या कह रहा है। द ऑफस्प्रिंग grow, mature and in turn produce new offspring। जो ऑफस्प्रिंग उत्पन्न हुई वो ऑफस्प्रिंग वो संतानें क्या करेंगी? ग्रो करेंगी, फिर मेच्योर होंगी और इसी प्रकार नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगी। अर्थात स्टूडेंट जो ऑफस्प्रिंग होंगी वो ऑफस्प्रिंग क्या करेंगी कि अपने जैसी समान। तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगी वो ऑफस्प्रिंग फिर ग्रो करेंगी। ग्रो के बाद बर्थ होगा उनका, बर्थ के बाद फिर ग्रोथ होगा, ग्रोथ के बाद फिर डेथ होगी। तो ऐसे नई ऑर्गेनिज्म करेंगी। दस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जीवन का यह एक साइकिल है जिसमें बर्थ ग्रोथ और डेथ और डेथ के बाद फिर जो जीवित जीव होंगे वो अपने जैसी ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करेंगे और फिर वह बर्थ ग्रोथ और डेथ करेंगे। अर्थात यह जीवन चक्र है, यह जीवन का एक साइकिल है। रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और हम जानते हैं स्टूडेंट कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो रिप्रोडक्शन जो है हमने बताया कि रिप्रोडक्शन एक लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बट रिप्रोडक्शन एक जैविक क्रिया है। तो जैविक क्रिया है इसका मतलब रिप्रोडक्शन किसी भी प्रजाति, किसी भी स्पीसीज की इस अर्थ पे उसकी कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। अर्थात रिप्रोडक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन पीढ़ी दर पीढ़ी को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन हर स्पीसीज पे जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, हमने देखा इस पॉइंट को पूरा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। और स्टूडेंट इतना जान लीजिए आप कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पे नीट पे क्वेश्चन बनते हैं, आप देखे भी होंगे। और न हमारी बात मानिए, किसी की बात मत मानिए। तो आप जो है नीट का एग्जामिनेशन जो पेपर है उसको उठा के देख लीजिए, जिसपे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए हैं, लाइन बाय लाइन पे। फिर स्टूडेंट आगे हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड each organism has evolved in
इट्स वन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। हम देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती हैं, विभिन्नताएं देखने को हमको मिलती हैं। अर्थात जितनी बायोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें कई ज़्यादा डाइवर्सिटी और विभिन्नताएं दिखने को मिलती हैं। विभिन्नताएं दिखने की इसलिए मिलती है स्टूडेंट, क्योंकि देखिए जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार की होती हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट फॉरेबल कंडीशन में होता है। फॉरेबल कंडीशन मतलब जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, लेकिन जब चैलेंज की बात हो, जहाँ पे चैलेंज की बात हो वहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियों में अर्थात अनफॉरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अनफॉरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफॉरेबल कंडीशन में क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट कुछ ऐसे हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे फंजाई है। फंजाई जब फॉरेबल कंडीशन होता है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जबकि अनफॉरेबल कंडीशन होता है तो उसमें क्या होता है? वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब भी हमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेंगी, हमें विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, हमको डाइवर्सिटी दिखने को मिलेंगी। तो यही पॉइंट बोल रहा है स्टूडेंट कि देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व इन इट्स वन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। कि जितने ऑफस्प्रिंग हैं उन हर एक ऑफस्प्रिंग का अपने प्रोड्यूस करने का तरीका भी अलग अलग है। जैसे हम बात करते हैं स्टूडेंट, ईस्ट की बात करें तो ईस्ट के प्रोड्यूस होने की तरीका अलग है, अमीबा के प्रोड्यूस होने की तरीका अलग है। ठीक है स्टूडेंट, जो बर्ड हैं उन ईस्ट में और अमीबा में, फंजाई में, ह्यूमन बीइंग में, सब में प्रोड्यूस करने की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का तरीका अलग अलग होता है स्टूडेंट। इसी प्रकार लेकिन वह डिपेंड करता है, जो प्रोड्यूस करने का तरीका अलग अलग है वो डिपेंड करता है। देखिए एनसीईआरटी में एकदम साफ साफ लिखा है स्टूडेंट, हम एकदम लाइन बाय लाइन देखते हैं कि द ऑर्गेनिज्म हैबिटाट्स its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। देखिए हम अंडरलाइन कर देते हैं, द ऑर्गेनिज्म हैबिटाट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अपना प्रोड्यूस करने का, रिप्रोड्यूस करने का तरीका अलग होता है। जैसे अमीबा का अलग है, ईस्ट का अलग है, फंजाई का अलग है, ह्यूमन बीइंग का अपने प्रोड्यूस करने का तरीका अलग है, रिप्रोड्यूस करने का। लेकिन यह डिपेंड करता है स्टूडेंट उसके वास स्थान पर, ये डिपेंड करेगा उसके वास स्थान पर डिपेंड करेगा, और उसके जैव विकास के स्थान पर, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी पर डिपेंड करेगा। और ऐसे कई फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गेनिज्म को, जैसे हैबिटाट, इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर, उसके वास स्थान, उसके जैव विकास का स्थान, और कई फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कराने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात आपको समझ में आई? एकदम लाइन बाय लाइन हम चले हैं एकदम वहाँ से कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस, वहाँ से हम देखें कि रिप्रोडक्शन एक जैविक क्रिया है। बट रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि कुछ जीव ऐसे भी हैं वो लिविंग बीइंग तो हैं लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं करती, लेकिन मेटाबॉलिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म, उपचय और अपचय सब हर एक लिविंग बीइंग में होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे की लाइन देखते हैं कि बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। मतलब प्रजनन की प्रक्रिया में देखिए जो लाइन लिखी गई स्टूडेंट, बेस्ड ऑन वेदर
there is participation of one organism or two in the process of reproduction in the two types, कि प्रजनन की प्रक्रिया में या रिप्रोडक्शन के बेस पर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म या दो ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए ब्लैक में लिखा है एनसीईआरटी ने, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम देखते हैं कि जो प्रजनन की प्रक्रिया है, प्रजनन की प्रक्रिया में रिप्रोडक्शन का जो बेस्ड है उसमें एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो या दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, इस आधार पे देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखा है स्टैंड एनसीईआरटी ने कि बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू, मतलब एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो या दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो इन द प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस को रिप्रोडक्शन, अर्थात इस प्रोसेस के आधार पर रिप्रोडक्शन को टू टाइप्स, दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है। देखिए स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation। अब ये क्या स्टूडेंट, एनसीईआरटी ने ये क्या लिख दिया कि when offspring, देखिए एकदम लाइन बाय लाइन देखिए आप, ठीक है स्टूडेंट, और लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करिए क्योंकि इसी यही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सेंटेंस, लाइन बाय लाइन वर्ड आपको सफलता की ओर ले जाएगी। और आप अच्छी तरह जानते हैं स्टूडेंट, जो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता है वही एक दिन 360 ऑफ 360 नंबर नीट में गेन करता है। और 80%, 85% से ज़्यादा क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी की लाइन पे आते हैं। और जो बात एक कर दी जाती है ना स्टूडेंट कि 15% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आया था, तो एनसीईआरटी के जो बाहर से आया था, जिसको स्टूडेंट पूरी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन तैयार है, अर्थात जो ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी से ही अपने स्टडी मटेरियल को पढ़ा है और एनसीईआरटी से ही अपनी प्रिपरेशन को किया है, उसी बेस्ड पे, एनसीईआरटी के बेस्ड पे वो 10 से 15% क्वेश्चन जो बाहर से आया उसे वो कर ले जाता है इसमें। इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन देखें और इसके एक एक वर्ड को देखें कि इसके एक एक वर्ड में क्या छिपा है। देखिए स्टूडेंट, हमने बताया एक ऑर्गेनिज्म या दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, इस आधार पे रिप्रोडक्शन को दो भागों में बांटा गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कह रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कह रहा है कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट, दैट इज वेरी कॉमन वर्ड, विथ और विदाउट। ये क्या कह दिया स्टूडेंट? with or without the involvement of gametes formation the reproduction is asexual। अर्थात हम यही जानते हैं ना, हम क्या जानते हैं स्टूडेंट? देखिए एक बहुत जो है हम इजी रूप से जिसे मोटे तौर पे हम कहें तो आप भी जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंस है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंस है स्टूडेंट, उसे आप सभी जानते हैं, उसको हम आपको दिखाना चाहेंगे एक नोट्स के माध्यम से। देखिए स्टूडेंट, जिसे आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आप उसे जानते हैं, उसे देखिए स्टूडेंट कि कितनी अच्छी बात कही गई है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, हमेशा वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जबकि स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट अर्थात मेल और फीमेल दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होंगे तो जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलेंगे। तो जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट वन पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो इसमें कभी भी गैमिट का निर्माण नहीं होगा, अर्थात नो गैमिट फॉर्म, अर्थात इसमें कभी भी गैमिट नहीं बनेंगे,
नो गैमिट फॉर्म, कभी भी गैमिट नहीं बनेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसमें गैमिट का निर्माण होगा, अर्थात गैमिट फॉर्म होगा। ठीक है। दूसरी बात हम देखते हैं स्टूडेंट कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा माइटोसिस डिवीजन होगी। क्यों माइटोसिस डिवीजन होगी? माइटोसिस मीन्स समसूत्री विभाजन। माइटोसिस मीन्स समसूत्री विभाजन, अर्थात माइटोसिस डिवीजन जब होगी तभी अपनी समान संरचना देखने को मिलेगी। इसलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो चौथा पॉइंट लिखा है स्टूडेंट, क्या लिखा है कि ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू पेरेंट, अर्थात जो इनकी संतानें होंगी वो अपने पेरेंट्स के एकदम सेम होंगी, एकदम कॉपी होंगी। और इसी बात को हम क्लोन कहते हैं। इसी बात को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का में बारे में हम जानते हैं, आप लोग मोटे तौर पर भी इसको जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। जब एक पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो उसमें गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसमें हमेशा माइटोसिस डिवीजन होगी। माइटोसिस डिवीजन मतलब समसूत्री विभाजन। तो उसमें जितने ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के एकदम सेम होंगे, अर्थात एकदम कॉपी होंगे, जिसे हम क्लोन कहेंगे। पांचवी बात स्टूडेंट कि जब ना तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये बताइए स्टूडेंट कि जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, अर्थात रिप्रोडक्शन करने का जो दर है, इसमें फास्टर हो, तेजी से होगा। लेकिन यदि हम बात करें स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक प्रजनन की बात करें, तो लैंगिक प्रजनन अभी हमने आप लोगों को बताया कि लैंगिक प्रजनन हमेशा वहाँ होता है जहाँ चैलेंज की बात आती है, जहाँ हमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमने बताया, जैसे फंजाई है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है, अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और उसके बाद फेवरेबल कंडीशन में, जब अनफेवरेबल प्रतिकूल परिस्थितियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं स्टूडेंट इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल। जब 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे मेल और फीमेल, तो हम देखते चले आए हैं कि उसमें गैमेट का निर्माण होगा। और जब गैमेट का निर्माण होगा स्टूडेंट तो उसमें मियोसिस डिवीजन होगा, हमेशा मियोसिस डिवीजन होगा। और जब मियोसिस डिवीजन होगा तो जो इनकी ऑफस्प्रिंग होगी वो जेनेटिकली डिफरेंट होगी, इससे अपने पेरेंट्स से, अर्थात इसमें जेनेटिक वेरिएशन दिखने को मिलते हैं। और वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं, कि जो माता पिता से जो संतान पैदा हुई, उस संतान एकदम अपने सेम माता पिता जैसे नहीं होगी स्टूडेंट, बल्कि उसमें वेरिएशन दिखने को मिलेगा, उसमें विभिन्नताएं दिखने को मिलेगी। उस बच्चे में कुछ न कुछ विभिन्नताएं होंगी, अपने पिता से भिन्न होगा। हाँ, उसके कैरेक्टर जो होते हैं, लक्षण कुछ मिलेंगे, लक्षण मिलेंगे। लेकिन जैसे एक ही माता पिता के 2 संतानें हुए तो दोनों संतानों में आपस में जो विभिन्नताएं हैं उसी को तो जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें भी जानते हैं स्टूडेंट कि गैमेट फॉर्म हो रहा है। तो गैमेट जब फॉर्म होगा तो पहले मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे तो फिर क्या, किसका निर्माण होगा? जाइगोट का निर्माण होगा। फिर जाइगोट के बाद डिवीजन होगा, तब वो इम्ब्रियो में चेंज होगा। इम्ब्रियो के बाद फिर वो स्टूडेंट आके यूटेरस में, फिर उसमें लगातार जो है ग्रोथ होगा, मेच्योरिटी आएगी। तो इसी प्रकार स्टूडेंट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें गैमेट बनेगा, और गैमेट बनेगा तो वो टाइम टेकन होगा, और टाइम टेकन होगा। इस कारण 5वां पॉइंट हम देखते हैं कि द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्लोअर, अर्थात जो इसमें रिप्रोडक्शन की दर है वो धीरे होगी, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन फास्टर होगी। ये बात थी स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बात आप भी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे मालूम है। अब यही बात एनसीईआरटी में किस प्रकार लिखी गई है स्टूडेंट, उसे हम देख लेते हैं, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट कि एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है। तो देखिए कितनी अच्छी बात एनसीईआरटी ने लिखी है, लेकिन एक जगह ये जो सेंटेंस लिख दिया इससे हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि व्हेन
ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट। बड़ी अच्छी बात है कि ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट पर्याप्त है एक संतान को उत्पन्न करने के लिए। एक सिंगल पेरेंट, देखिए व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड मतलब एक संतान को उत्पन्न करने के लिए बाय ए सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट के द्वारा, मतलब एक पेरेंट ही बहुत है एक संतान को पैदा करने के लिए। विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जो ये बात बोली स्टूडेंट, इसको हम देखते हैं विथ और विदाउट। विथ और विदाउट मतलब कुछ कंडीशन, यदि एनसीईआरटी ने बोली है तो मतलब कुछ कंडीशन होगी। हम देखते हैं, हम यही जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट नहीं बनता, कोई भी गैमेट नहीं बनता। लेकिन इन केस ऑफ यदि गैमेट बन भी गया तो स्टूडेंट वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। यदि गैमेट बन भी गया तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। जैसे हम बात करें स्टूडेंट मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी का जो एग होता है, मधुमक्खी में जो एग होता है, एग में नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, नो फर्टिलाइजेशन। देखिए स्टूडेंट हम देखते हैं नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो बनती है गैमेट यन और या ड्रोन बनते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, और जो डिप्लॉयड होती हैं वो फीमेल बीज बनती हैं। तो इसी प्रकार स्टूडेंट जैसे मधुमक्खियों में एक तो बनता है, गैमेट तो बनता है, लेकिन गैमेट फर्टिलाइज नहीं करेगा। यही बात एनसीईआरटी कहना चाहता है कि विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, मतलब यदि स्टूडेंट गैमेट बनता भी है इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पहले तो हमने जो अभी डिफरेंस में देखा नोट्स में कि उसमें कोई गैमेट नहीं बनता, लेकिन यदि गैमेट का निर्माण हुआ भी स्टूडेंट तो विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, मतलब गैमेट बनेगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा स्टूडेंट, और तब वह क्या कहलाएगा, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? विथ और विदाउट का क्या मतलब है कि जो गैमेट यदि बन भी गया इन केस ऑफ गैमेट बन भी गया तो पहले तो गैमेट बनेगा नहीं, यदि गैमेट बन भी गया स्टूडेंट तो गैमेट फर्टिलाइज नहीं करेगा। उसके बाद आगे देखते हैं, व्हेन टू पेरेंट अपोजिट सेक्स, अर्थात मेल और फीमेल अलग अलग सेपरेट, व्हेन टू पेरेंट अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकदम क्लियर कर दिया बात को कि व्हेन, जब दो पेरेंट इन्वॉल्व हों अपोजिट सेक्स वाले अर्थात मेल और फीमेल, समझ में आ रहा आपको, पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के अनुसार से, एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन, और इसी फ्यूजन का मतलब होता है स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन। इन्हीं फ्यूजन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन जिसमें होगा वो क्या कहलाएगा, ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का जब फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। जब मेल और फीमेल का गैमेट का फ्यूजन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग जो है, जो ये पैराग्राफ था हमारा, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड ए बायोलॉजिकल प्रोसेस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के दो पॉइंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन गैमेट इन्वॉल्व होता है, लेकिन एक या दो यदि गैमेट, मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट नहीं बनते, लेकिन इन केस ऑफ यदि गैमेट बन भी जाए तो गैमेट फर्टिलाइज
नहीं हो सकते। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है, और फ्यूजन वर्ड यदि आ गया स्टूडेंट तो इसी से समझ जाना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन। ओके स्टूडेंट, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डीपली स्टडी, जिसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन स्टूडेंट इतना आप ध्यान रखिए कि जिस स्टूडेंट को एनसीईआरटी समझ में आ गया उसको कोई भी बुक किसी भी लेखक की हो आपको सरल लगेगी, ये बात तय है स्टूडेंट। और आपकी एनसीईआरटी से भागना नहीं है बल्कि उससे जुड़ना है, और हम आपको एनसीईआरटी से जोड़ेंगे स्टूडेंट। अगर आपको नीट क्रैक करना है तो एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, इतना आप जान लीजिए। अगर आपको नीट क्रैक करना है तो एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्टूडेंट। और एक्सप्लेन इसकी गारंटी मैं लेता हूं, मैं कराऊंगा। और आपको बुक के साथ पढ़ने बैठना है तभी समझ में आएगा लेक्चर स्टूडेंट, इतना जान लीजिए। लेक्चर इन सीक्वेंस में देखिए, आप पिछला लेक्चर देखिए तभी उसके आगे का लेक्चर देखिए, तब वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि पिछला लेक्चर जो आगे का लेक्चर होता है वो पिछले लेक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद मैं आपको अपना नोट्स भी दूंगा स्टूडेंट, सरल लैंग्वेज में दूंगा, लेकिन आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डीप स्टडी, जिसमें स्ट्रक्चर दिए गए हैं, एक कैसे जो है जिसमें न्यूक्लियस का कैसे डिवीजन हो रहा है, कैसे बड बन रहा है। उसके बाद हम देखेंगे बाइनरी फिजन अमीबा में, ईस्ट में हम बडिंग देखेंगे, बाइनरी फिजन देखेंगे अमीबा में, कैसे बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, और कैसे ईस्ट में बडिंग होता है। ये हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, लगे रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, इन सीक्वेंस में लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।